नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? चलो देखो, आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? कूलम्ब्स लॉज इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हम कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखो, हमने पिछली बार कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात की थी और फिजिक्स के नेचर के बारे में बात किया था कि फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स और अबाउट द नेचर ऑल्सो हमने नेचर्स के बारे में भी टॉक किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ अ वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे? अब देखो, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म से पहले हम क्लास 11th का, किसका? क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, उसके अलावा बाकी सब सही है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अगर किताबों में सीधी सी बात करें तो हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। राइटिंग पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अब इस पे पेन टैब पे आदत नहीं है, तो धीरे धीरे राइटिंग सही हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे किसके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की डिफिनेशन जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है या किताबों में भी जो डिफिनेशंस देता है, उसका मतलब होता है पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हम फिजिकली समझें तो काफी अच्छी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो ना चाहते हुए भी मेरी मजबूरी है कि मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी समझाऊं, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और चूंकि मैं 11th की क्लासेस अभी ऑनलाइन ले नहीं रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी ये भी नहीं बोल सकता आपको कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है, इसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो मैं एक छोटा सा ग्लांस दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि एग्जैक्टली ये है क्या, और क्योंकि इसमें हमें जरूरत है किसमें? कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म में, तो मजबूरी में कि हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी। अब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हम बेसिकली कोऑर्डिनेट से समझते हैं, और अब मैं कोऑर्डिनेट से ना समझ के मैं एक क्लासरूम से समझता हूँ, क्योंकि बेसिकली सबके क्लासरूम में यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबके क्लासरूम का यही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हर एक स्कूल में लगभग 90% स्कूल में 2 गेट्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इस बेंच पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे बेंच पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। हर स्कूल में कुछ ऐसे ही सीटिंग प्लान्स होती हैं, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं लगभग लगभग। तो मैंने भी भाई एक बेंच पे लगभग लगभग 2 बच्चों को बैठा दिया। ठीक है, एक इधर भी ले लो। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई देखो, कहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बात करता है। अगर मान लो मैं किसी और क्लास में हूं और मैंने बोला हर एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है। क्या हो रहा है? हर एक बेंच पे एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैंने किसी को भेजा, बोला कि बेटा जाओ फिजिक्स की बुक्स लेते आओ। कहाँ पे? जैसे ही गेट से एंटर करोगे, कहां से? गेट से एंटर करोगे, आपको जो पहला बच्चा मिलेगा उसके पास बुक है। आप एंटर किए और आपने क्या पाया कि आपने बोला कि सर ने, अजीत सर ने हम बोला है कि पहले वाले बच्चे के पास उनकी बुक है, फिजिक्स की बुक दे दो भाई उनकी। अब हमने क्या कहा? हमने आपसे बोला था गेट से जैसे ही एंटर करोगे पहले बच्चे के पास बुक है। आपने ध्यान नहीं दिया, आप एंटर किए, और आप जब यहाँ पे पहले ही गेट से एंटर कर गए आप, और जैसे ही आप एंटर किए तो आपने क्या पाया? बच्चे से पूछा कि क्या अजीत सर की बुक है तुम्हारे पास? उसने सीधे मना कर दिया कि नहीं नहीं है। आप वापस लौट के आए मेरे पास और बोले कि सर उसके पास तो आपकी बुक है नहीं। क्या बोलेगा? कि सर उसके पास बुक तो है ही नहीं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या मैंने आपको झूठ बोला था? बात तो आती है ना भाई, कि क्या मैंने आपको झूठ बोला था? क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे ही गेट से एंटर करोगे, एक जो पहला बच्चा है गेट के पास बैठा हुआ उसके पास मेरे बुक है। और आप आए भी, गेट में एंटर भी किए, बच्चे ने भी बोला कि बुक नहीं है। तो या तो देखो, यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं,
भाई या तो मैं अपने आप को ये टीचर हूं तो टी से रिप्रेजेंट किया और स्टूडेंट है तो एस से रिप्रेजेंट किया। वेदर ये फॉल्स बोल रहा है या ये लाई कर रहा है या तो ये लाई कर रहा है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या तो बच्चा झूठ बोल रहा है। अब आपके दिमाग में यही होगा, तो क्या ऐसा है कि हम दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है? नहीं भाई, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो स्टेटमेंट क्या था? इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था। क्या था? इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको रेफर ही नहीं किया कि गेट 1 या गेट 2। अब अगर लॉजिकली ये देखा जाए तो जैसे ही आप अगर पहले गेट से देखते हो तो यहां पे हो सके बुक किसके पास हो, यानी क्या हुआ, यानी मैंने आपको क्या किया, एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी और वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या थी कि रेफरेंस ऑफ गेट नहीं बोला था मैंने। यानी अगर मैं यही चीज बोल देता कि गेट 2 से जैसे ही तुम एंटर करोगे पहले बच्चे के पास बुक है तो आप आते और आपको इजीली बुक मिल जाता, बट आप गेट भाई, क्योंकि बेसिकली क्या है दिमाग में आपके यही रहता है कि पहले गेट से ही हो सके। मैंने जब दिया था तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई गेट के पास ही है, तो मैं भूल गया ये रेफरेंस देना कि गेट 1 या गेट 2 से, और इस कारण क्या हुआ कि आपको स्टेटमेंट फॉल्स दिखा। यानी फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन देता है तो आपको सॉल्यूशन करते समय आपको क्या देखना होगा? रेफरेंस देखना पड़ेगा कि किस जगह से, यानी किस रेफरेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे रेफरेंस की बात की जाए तो बोलोगे सर इसका मतलब ये फ्रेम रेफरेंस आपने जो बोला और ये किताब जो बोल रहा है पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स गलत है। नहीं भाई, अब इसी रेफरेंस को हमने क्या किया, हमने इस पूरे क्लास को दो चीजों में बांट दिया। एक हमने x कोऑर्डिनेट एक को हमने y कोऑर्डिनेट बोला और एक को x कोऑर्डिनेट बोला, और ये जो बेंचेस यानी जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या हुआ? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। जो मैथ में अगर अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। अब भाई अगर आपने ग्राफ कॉपी देखी होगी तो एब्सिसा ये कुछ ऐसे चलते हैं और ऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे चलते हैं। तो भाई जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे x का भी इन्वॉल्वमेंट है और y का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बन गया पेयर ऑफ ऑर्डिनेट्स, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी चीज जो फिजिक्स में पढ़ते समय हम क्या करते हैं, इनके रेफरेंस में ही दिखाते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में ही दिखाते हैं। अब हुआ क्या कि सपोज करो कोई एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट P है। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसकी डिस्टेंस यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके ओरिजिन से यानी O से हमने माना कि ये हमारा ओरिजिन है, तो ये दूरी हमारी हो गई है। अब ये जो दूरी है इसको हम अक्सर दिखाते हैं R वेक्टर से या R1 वेक्टर से, और इस दूरी को बोलते हैं हम क्या? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ध्यान देना बेटा, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है हमें बता रही है ओरिजिन से हम कितनी दूरी पर हैं, और ये हमें डिफाइन करता है पोजीशन। जैसे कि अगर अभी हमने क्लास की बात की, तो क्लास की अगर बात की तो मान लो कि यहां से अगर हम नोटिफाई करते हैं या हमारा ओरिजिन यहां है, तो ये बच्चा किस पोजीशन पे होगा? चेक कर लो, ये आपका एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठवां, सातवें कॉलम पे, और कहां पे भैया? यहाँ पे रो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातवें कॉलम सातवें रो पे ये बच्चा बैठा हुआ है, और ये हो गया इसके थ्रू हमारी क्या? पोजीशन। अब यहां से अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करें तो हमारे पास तरीका है इधर से भी आने का, इधर से भी आने का, बट हम क्या करेंगे, हम तो इसको इस रास्ते से देखेंगे ना भाई। अगर ये बेंचेस ना हो तो हम सीधे ये जाएंगे, तो यहां से यहां की जो दूरी है इसको बोलते हैं हम क्या? पोजीशन वेक्टर। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी? ओके।
अब होता क्या है भाई, देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं पोजीशन वेक्टर के बाद। अब हमारा आता है कि हमने क्या किया, अब यहाँ पे थे हमारा पॉइंट पी हो गया और ये बंदा या ये बंदा उठ के क्या हुआ, इस पॉइंट पे गया। अब यहां से देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट दूरी है, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया, अगर ये यहां से मूव कर रहा है तो इसमें इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। अब डिस्प्लेसमेंट किया तो पहली जो पोजीशन वेक्टर थी इसकी r1 थी और दूसरी पोजीशन वेक्टर क्या थी, r2 थी। अब ऑब्जेक्ट यहां से इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन उसका इधर होगा। अब हम चूंकि यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, तो इसकी दूरी यहां से होगी और फिर हमने देखा यहां से, तो डायरेक्शन ये हो गया। अब यहां से देखो क्या हुआ कि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब यहां से देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r हो गया। अब हमें किसी भी ट्रायंगल फॉर्म में हमें याद है या हमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका क्या हो, टेल टू टेल और हेड टू हेड मिले वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है इसमें जिसका हेड टू हेड मिल रहा है, भाई यहाँ पे हेड टू टेल मिल रहा है, यहाँ टेल टू टेल मिल रहा है और यहाँ क्या हुआ, हेड और टू हेड मिल रहा है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका टेल टू टेल और हेड टू हेड मिले वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया विद द लॉज ऑफ वेक्टर। तो यहां हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 वेक्टर। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब चूंकि सॉरी ये r वेक्टर, अब चूंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें r फाइंड करना है, तो इस तरह से हमें मिला क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और दिस इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों, बढ़िया है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया। अब ये मैंने बात की थी किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया, अच्छी बात है बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। जो हमारा टॉपिक्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। अब देखो कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बात किया था, क्या बात की थी भाई, हमने ये बात किया था कि ये एनालिटिकल है। ये क्या है, इक्विवेलेंट कह लो, एनालिटिकल कह लो, इसको क्या वर्ड्स कहते हैं मैं भूल जाता हूं, एनालिटिकल कह लो। ये एनालिटिकल है किसके, ग्रेविटेशनल लॉ के, ग्रेविटेशनल लॉ के। एनालिटिकल है किसके, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल लॉ के। अब ग्रेविटेशनल लॉ में क्या प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे मासेस है m1 और m2, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, अट्रैक्शन की बात होती है। किसकी बात होती है, अट्रैक्शन की बात होती है। यानी जो फोर्सेस लगते हैं इनके बीच वो अट्रैक्शन के लगते हैं, जबकि चार्जेस में हमारे दोनों फोर्सेस लगते हैं, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि फोर्सेस, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है वो इनवर्ड भी हो सकता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड होने की वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है, इनका फोर्सेस का डायरेक्शन भी आ जाता है और डायरेक्शन आने की वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने की। ये चीज क्लियर हुआ। अब कूलम्ब्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करें तो भाई सेम चीज है, इस पोजीशन पे हमारा एक चार्ज q1 है और इस पोजीशन पे हमारा चार्ज q2 है। यहां से अगर हमने देखा तो यहाँ पोजीशन वेक्टर r1 है इसका और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमारा क्या हो गया, r वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो गया, अब यहां पे अगर दोनों ही चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव और निगेटिव है, क्या हुआ, और निगेटिव है। भाई सीधी सी बात है, अगर दोनों ही चार्जेस हमारे क्या हो गए,
पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, तो यहां से हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि वेदर, अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से वेदर Q1 इसको फोर्स लगाएगा, F1 क्या लगाएगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा 1, यानी हमारा इधर की तरफ यानी Q1 की वजह से बाहर की तरफ लगा F21, या हमारे पास एक फोर्स लगा क्या, F1 लगा 1 पे लगाएगा Q, 1 पे लगाएगा 2 फोर्स, या तो हमारे 2 पे 1 लगाएगा या 1 पे 2 फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स हमारा ये हुआ। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है क्या कि अब यहां पे डिस्टेंस अगर देखा जाए, ये हमारा Q1 और Q2 हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। भाई एक हमारा पॉजिटिव हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा, Q1 इसको अपनी तरफ अंदर खींचेगा, तो 1 जो है 2 को अपनी तरफ खींचेगा, या एक फोर्स इधर से लगेगा और वो क्या करेगा, F2 1 अपनी तरफ खींचेगा। ये दो फोर्सेस यहां लगने तय है, इनके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा, वेदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, और दोनों ही केसेस में ये होना तय। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हम पहले ही डायग्राम को अगर लेके चलें तो हमें क्या मिला, एक फोर्स मिला F12 वेक्टर। अब F12 वेक्टर जो है वो क्या कह रहा है कि ये फोर्सेस लग रहा है किनके बीच में, 1/4πε0 हमारा कांस्टेंट हो गया Q1 और Q2 के बीच में। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात हमने क्यों की, अब ये जो डिस्टेंस है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, अब ये दो तरीके से लगेगा। अगर Q1 ने 2 पे लगाया है और या F1 2 है, तो डिस्टेंस किधर से मेजर होगा भाई, हम इस पॉइंट पे हैं, कहां पे हैं, हम इस पॉइंट पे हैं, तो ये ओरिजिन हमारा क्या होगा, 0 होगा, और ये ओरिजिन हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा मेजरमेंट जो होगा, स्केल हम मेजर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस हो गया R12 स्क्वायर और R12 कैप। कोई दिक्कत, या दूसरा फोर्स हमारा लगेगा F21 लगा सकता है। अब कितना हो गया, ये भी 1/4πε0, चार्जेस Q1 Q2 अपॉन हो गए, डिस्टेंस हो गया R21 स्क्वायर R21 कैप। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो इस पॉइंट से हम देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो हम अगर यहां पे खड़े हो गए तो मेजरमेंट हम जो करेंगे 2 से 1 की तरफ करेंगे, तो स्केल का जो 0 होगा यहां रखेंगे, और जो फाइनल डिस्टेंस मेजर होगा उसका जो ग्रेजुएट होगा वो यहां होगा। तो ये हो गया हमारा F21 मेजरमेंट। क्लियर हुआ। अब वेक्टर्स के लॉ के हिसाब से हमारा क्या कहता है, अगर कोई वेक्टर A से B की तरफ है और कोई एक वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का B से A की तरफ है, तो हमारा क्या होगा, AB वेक्टर इक्वल होगा किसके, -BA वेक्टर के। होगा कि नहीं होगा, यानी ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को। तो यहां पे हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम दिखाएंगे, सो वी कैन से दैट हमें पता है या हम कह सकते हैं कि R12 कैप इज इक्वल टू -R21 के कैप के। तो यहां से हमने क्या रखा, F12 कैप इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा R21 कैप माइनस में, और माइनस आने का मतलब ये रिजल्ट मिल गया F12 कैप इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, R21 कैप। क्लियर हुआ। अब मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैग्नीट्यूड से कोई नहीं फर्क पड़ता। यहां पे हमने क्या रखा है, हमने अभी रखा था R21 कैप इक्वल टू R21 का कैप माइनस में, तो हमने R12 की जगह ये रख दिया, चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है R12 स्क्वायर, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमें फाइनल ये वैल्यूज किसकी है,
अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, F12 इक्वल टू माइनस F21 का कैप, जो हमें क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि दोनों चार्जेस, और ये केस कब के लिए है, जब हमारा Q1 एग्जैक्टली Q2 के बराबर हो। यानी यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि जितना मैग्नीट्यूड यानी जितना फोर्स Q1 2 पे लगाएगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। ये हमारा वेक्टर फॉर्म कहता है। दूसरी चीज, अब इसी का एक फॉर्म ये भी हो सकता है कि इस तरह से हमें मिला F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और चूंकि R1 कैप कितना है हमारा, यहां से हम लिख सकते हैं कितना, कि हमारा जो डायरेक्शन या हमारा जो रिजल्ट है, यहां से हम R1 हो गया, और इसको एक हमारा होता है क्या, R कैप। याद करिए एक वेक्टर में हमने पढ़ा था R कैप इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर में R अपॉन मॉड ऑफ R। तो इस फॉर्म को अगर लेते हैं तो हमें क्या रखेंगे, R1 2 कैप को हम चेंज कर सकते हैं, या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 का वेक्टर, और इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और ये वेक्टर R12 हमारा क्या हो जाएगा भाई, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ये चीज हमने बताई थी, तो ये हो गया हमारा क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स, कूलम्ब्स लॉज ऑफ वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हमने दो चीज देखा कि अगर चार्ज इक्वल है तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में, वेदर वो अट्रैक्शन कर रहा हो या रिपल्सन कर रहा हो, तो ये कहना गलत है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को कभी भी अपनी तरफ ही खींचेगा नहीं। उतना ही फोर्स जितना पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही फोर्स से निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को भी अपनी तरफ ही खींचेगा। समझ में आया बेटा? देखो अब इसमें एक चीज और है, इसमें हम कोई जोक नहीं करेंगे भाई, क्योंकि पढ़ाई है, इसमें हम कोई जोक फॉर्मेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें हम भी चाहते तो एक आध जोक्स ऐड कर देते गर्ल्स और बॉयज पे, आपको सुनने में मजा भी आता और अच्छा भी लगता, बट बेटा ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई को एकदम फेयर रखा जाता है। ठीक है, चलो अब हमने जैसे कि बोला था, हमारा आज का जो दो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक हो गया कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, और दूसरा टॉपिक हमारा आज का जो रहेगा फोर्स बिटवीन, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब देखो दोनों में सुपर मल्टीपल चार्जेस और सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आपने क्लास 11th में कई बार पढ़ा होगा। देखो बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है आपके लिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग नाम से पढ़ो। भाई जो पुराना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है बस उसको मर्ज कर दो, उसके सहारे पढ़ो, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, क्या बोला था कि नेचर्स लव सिमेट्री एंड सिमिलरिटीज। नेचर जो है सिमिलरिटीज और सिमेट्रिक चीजों को बहुत ही पसंद करता है, तो वेदर वो चार्ज हो या मास हो या वेव्स हो, हर जगह एक ही चीज है। और चूंकि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा था कब,
जब दो या दो से ज्यादा वेव्स को ऐड किया था, यानी y1 इक्वल y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn, यही तो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा था किसमें, वेव्स में। एग्जैक्टली यहां भी वही होगा, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पे हम वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं। और फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने लिया, क्या लिया, अब भाई हमने एक चार्ज ले लिया Q0। हमने क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया, हमने क्या, Q0 ले लिया। उसके बाद एक चार्ज हमने ले लिया Q1, एक चार्ज हमने ले लिया Q2, एक चार्ज ले लिया Q3, एक चार्ज ले लिया Qn तक ले लिया। अब यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ध्यान दो, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम ले तो ये R1 हो जाएगा, है कि नहीं है, ये पोजीशन R2 हो जाएगा, भाई R0 सॉरी, ये हो गया R0, ये हो गया R1, क्योंकि 0 को दिखा रहा है तो R0, 1 को दिखा रहा है तो R1, तो ये क्या हो जाएगा, R01। इसी तरह अगर यहां से पोजीशन दूर, ज्यादा दूर लेंगे तो ज्यादा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। अब इनकी दूरी क्या हो जाएगी, ये भाई R3 हो गया, तो ये दूरी हो गई R03। और सिमिलरली हमें ये दिखेगा कि अगर इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज है तो इस पे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, Q2 भी फोर्स लगा रहा है और Q3 भी फोर्स लगा रहा है, यानी एक ही चार्ज पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो यहां से हमें एक क्या लगा, एक हमें फोर्स मिला F0Q, और वो फोर्स कितना होगा, फोर्स बिकॉज ऑफ 0 to 1, फोर्स बिकॉज ऑफ 0 to 2, फोर्स बिकॉज ऑफ 0 to 3 एंड सो ऑन F0n वेक्टर। अब चूंकि ये डायरेक्शन वेक्टर की बात भी है तो भाई वेक्टर लगाना भूल गए तो ये समझो कि कुछ ना कुछ आपने गलती कर दी है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सेपरेटली बात करते हैं, तो F01 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर और R0 1 का कैप। अगर हम F02 की बात करें तो सिमिलरली हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 Q2 अपॉन R0 2 का स्क्वायर R0 2 का कैप एंड सो ऑन। अगर ले जाते हैं तो F0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर R0 n का कैप। अब यहां से हमें इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला एंड सो ऑन। कितना मिलेगा, इक्वेशन n तक मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, एडिंग ऑल द अबव इक्वेशन, या सब्स्टिट्यूटिंग लिख दो। अगर हमने ये पहला एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूटिंग लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, ए, इन इक्वेशन, किसमें, ए में, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा बेटा, हमें रिजल्ट मिला क्या कि F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर R0 1 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R0 2 का स्क्वायर प्लस 1 सो ऑन, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn का अपॉन कितना हो जाएगा R0 n का स्क्वायर R0 n का कैप। अब यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट सब में कॉमन है। क्या है? सब में कॉमन है। तो एफ नॉट, मैं भाई एफ नॉट से दिखाता हूं, क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाइड ऑन क्यू नॉट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो हमें रिजल्ट मिला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा क्यू नॉट बाहर ले लिया। तो रिजल्ट हमें क्या मिला? Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर R नॉट 1 कैप प्लस Q स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R नॉट 1 का कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R नॉट n का कैप। और फर्दर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो व्हाट वी गेट, हमने मिला Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n। कितना हो जाएगा? I 1 2 3 जो भी सीक्वेंस चल रहा है उसको लिख दिया QI में R नॉट I का स्क्वायर R नॉट I का कैप। ये हमारा हो गया क्या? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या हो गया? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके बेटा, अब इसपे अगर आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो और आपको दिखेगा कि आपको काफी इजी हो रहा है। और ये पॉइंट्स जो है, ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके 12th में। क्यों? क्योंकि इसी में अभी आपको फोर्स का मिल रहा है सुपरपोजिशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा, फिर पोटेंशियल का मिलेगा, और ऐसे आगे और चल के और भी क्या मिलेंगे? सुपरपोजिशन मिलेंगे। लॉज एकदम सिंपल है, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को आप कंटिन्यू करो थोड़े से चेंजेस के साथ और आप देखोगे कि आपके लिए फिजिक्स कितनी इजी हो जा रही है। फिजिक्स को फील करो, मस्ती मजाक में मत लो, फन में मत लो। साइंस है बेटा, इसको फील करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। और सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा इरेगुलर डेली क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से मैं रेगुलर क्लासेस ले सकूं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन बेटा, बाय बाय।